नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जिसने भारत के कामकाज की दुनिया में एक तरह की क्रांति ला दी है। 21 नवंबर 2025 इस तारीख से देश में 29 पुराने बिखरे हुए श्रम कानूनों की जगह 4 नए सुव्यवस्थित लेबर कोड्स लागू हो गए हैं और कहा जा रहा है कि ये आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा लेबर रिफॉर्म है। चलिए इसे खोलकर समझते हैं। जब भी इतना बड़ा बदलाव होता है तो पहला सवाल यही उठता है कि इसकी जरूरत ही क्यों थी? आखिर उन पुराने कानूनों में ऐसी क्या दिक्कत थी कि उन्हें पूरी तरह से बदलना पड़ गया? वो इतने सालों से चल तो रहे थे। वो चल तो रहे थे लेकिन शायद घिसट रहे थे। इसकी वजह इतिहास में है। भारत के ज्यादातर पुराने श्रम कानून 1930 से 1950 के दशक के थे। अच्छा, मतलब बहुत पुराने। हाँ, सोचिए, वो उस भारत के लिए बने थे जहां बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां और मिलें अर्थव्यवस्था की रीढ़ हुआ करती थीं। लेकिन आज का भारत तो बिल्कुल अलग है। आज हमारे पास एक विशाल डिजिटल इकोनॉमी है, लाखों गिग वर्कर्स हैं जो एप्स के लिए काम करते हैं और करोड़ों लोग असंगठित क्षेत्र में हैं। उन पुराने कानूनों की दुनिया में तो इन लोगों का कोई वजूद ही नहीं था। वो कानून न सिर्फ पुराने थे बल्कि इतने जटिल और एक दूसरे से उलझे हुए थे कि किसी के लिए भी उन्हें समझना एक सिरदर्द था। इन नए कोड्स का मुख्य मकसद एक ऐसा ढांचा तैयार करना है जो आज के दौर की हकीकत से मेल खाता हो, मतलब सरल, आधुनिक और सबके लिए। तो मतलब ये सिर्फ कानूनों की साफ सफाई नहीं है बल्कि एक तरह से पूरे सिस्टम को अपग्रेड करने की कोशिश है। तो आज की हमारी चर्चा का मिशन साफ है, इन चारों नए कोड्स की गहराई में उतरना, ये समझना कि इनसे असल में क्या बदला है, किसके लिए अच्छे दिन आए हैं और कौन सी नई चुनौतियां सिर उठा सकती हैं। तो ये 4 नए कोड्स जिन्हें सुधार के 4 स्तंभ कहा जा रहा है, आखिर हैं कौन से? चलिए पहले वाले से शुरू करते हैं जो पैसे से जुड़ा है। कोड ऑन वेजेस यानी मजदूरी संहिता 2019। इसमें ऐसा क्या है जो पहले नहीं था? देखिए, कोई भी राज्य सरकार अपने यहाँ इससे कम न्यूनतम वेतन नहीं रख सकती। हाँ, उसे ज्यादा रख सकती है लेकिन कम नहीं। ये एक तरह की राष्ट्रीय गारंटी है। एक मिनट, ये वाकई दिलचस्प है। तो क्या इसका मतलब ये है कि चाहे कोई मुंबई में काम करे या बिहार के किसी छोटे से गांव में, उसे कम से कम नहीं, उसे कम से कम एक बराबर बेसलाइन तो मिलेगी ही। राज्य अपने हिसाब से उसे बढ़ा सकते हैं। अच्छा, समझ गया। और सबसे जरूरी सवाल, ये किन लोगों पर लागू होगा? क्या सिर्फ फैक्ट्री में काम करने वालों पर? यही तो इसका सबसे क्रांतिकारी पहलू है। ये सिर्फ संगठित क्षेत्र या फैक्ट्रियों तक सीमित नहीं है, इसका दायरा बहुत बड़ा है। ये हर तरह के कामगार पर लागू होगा। हर तरह के? हाँ, चाहे वो कंस्ट्रक्शन मजदूर हो, किसी दुकान में काम करने वाला हो, कोई घरेलू कामगार हो या फिर कोई गिग वर्कर जो ऑनलाइन फूड डिलीवरी कर रहा हो। सैद्धांतिक रूप से किसी को भी किसी भी सेक्टर में इस तय बेसलाइन वेतन से कम नहीं दिया जा सकता। ये पहली बार है कि भारत में वेतन के अधिकार को इतना सार्वभौमिक बनाया गया है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसे लागू करना एक बड़ी चुनौती होगी, खासकर असंगठित क्षेत्र में जहां सब कुछ कैश में होता है। खैर, अब उस कोड पर आते हैं जिस पर सबसे ज्यादा बहस चढ़ी हुई है। इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड यानी औद्योगिक संबंध संहिता 2020। यही वो कोड है जिससे हायर एंड फायर वाली बहस जुड़ी है ना? बिल्कुल। ये कोड नियुक्ति, ट्रेड यूनियन, छंटनी और औद्योगिक विवादों से जुड़ा है और इसीलिए ये सबसे संवेदनशील भी है। इसमें 2-3 बड़े बदलाव हैं। एक तरफ इसने फिक्स टर्म रोजगार को कानूनी रूप दिया है। फिक्स टर्म मतलब कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स? हाँ, कह सकते हैं। यानी कंपनियां किसी को एक निश्चित अवधि, मान लीजिए 1 साल के लिए काम पर रख सकती हैं। अच्छी बात यह है कि ऐसे कर्मचारियों को भी स्थायी कर्मचारियों की तरह ग्रेच्युटी और दूसरी सामाजिक सुरक्षा के फायदे मिलेंगे। तो फिक्स टर्म कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारियों जैसे फायदे देना तो एक बहुत अच्छा कदम लगता है। इससे उनके साथ भेदभाव नहीं होगा। लेकिन इसी कोड को लेकर ट्रेड यूनियनों को सबसे ज्यादा आपत्ति भी है। उनकी मुख्य चिंता क्या है? उनकी चिंता इसी लचीलेपन को लेकर है। यूनियनों का कहना है कि फिक्स टर्म रोजगार को आसान बनाने से कंपनियां स्थायी नौकरियां देने से कतराएंगी। अच्छा। वो कहेंगे कि हम परमानेंट क्यों रखें जब हम 1-1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर ही काम चला सकते हैं। इससे कर्मचारियों के मन में हमेशा नौकरी जाने का डर बना रहेगा। और दूसरा बड़ा बदलाव छटनी यानी ले ऑफ के नियमों में है। पहले 100 से ज्यादा कर्मचारियों वाली कंपनियों को सरकार से पूछकर ही बड़ी छटनी करने की इजाजत थी। अब इस सीमा को बढ़ाकर 300 कर दिया गया है। लेकिन क्या इसका दूसरा पहलू ये नहीं है कि पहले के सख्त कानूनों की वजह से कंपनियां औपचारिक रूप से लोगों को नौकरी देने से ही डरती थी? क्या ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए जरूरी नहीं था, जिससे शायद लंबे समय में ज्यादा नौकरियां पैदा हों?
ये क्लासिक बहस है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ये लचीलेपन और सुरक्षा के बीच संतुलन साधने की कोशिश है। सरकार और उद्योग जगत का तर्क यही है कि अगर कंपनियों को काम कम होने पर लोगों को हटाने की थोड़ी आसानी होगी, तो वे काम ज्यादा होने पर नए लोगों को रखने में हिचकिचाएंगी भी नहीं, जिससे रोजगार बढ़ेगा। हाँ, उनका यही तर्क है। लेकिन ट्रेड यूनियनों का डर ये है कि इस लचीलेपन का पलड़ा नियोक्ता के पक्ष में ज्यादा झुक गया है, जिससे कामगार की, क्या कहते हैं, मोल भाव करने की शक्ति कम हो जाएगी। सच शायद इन दोनों के बीच में कहीं है। तो एक तरफ वेतन और नौकरी की शर्तों को साधा जा रहा है, लेकिन उस सुरक्षा कवच का क्या, जो एक कर्मचारी को नौकरी के दौरान या उसके बाद चाहिए होता है? यहीं पर शायद तीसरा कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, यानी सामाजिक सुरक्षा संहिता, सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। इसे गेम चेंजर कहा जा रहा है। क्यों? इसे गेम चेंजर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये कर्मचारी की पारंपरिक परिभाषा को ही बदल रहा है। अब तक कानून सिर्फ उसे कामगार मानता था जिसका एक तय बॉस हो, जो 9 से 5 ऑफिस आए। ये कोड पहली बार आधिकारिक तौर पर मान रहा है कि जो व्यक्ति ऐप के लिए कैब चला रहा है या खाना डिलीवर कर रहा है, वो भी एक कामगार है और उसे भी सामाजिक सुरक्षा का हक है। तो अब ज़ोमैटो, स्विगी, उबर, ओला जैसी कंपनियों के लिए काम करने वाले लाखों लोग इसके दायरे में आ जाएंगे। उन्हें क्या फायदे मिलेंगे? हाँ, बिल्कुल। इस कोड के तहत एक नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड बनाने का प्रावधान है, जो इन गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए योजनाएं बनाएगा। उन्हें पेंशन, स्वास्थ्य बीमा, विकलांगता कवर जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। और इसका पैसा कहाँ से आएगा? इसके लिए एक सोशल सिक्योरिटी फंड बनाया जाएगा, जिसमें ये कंपनियां, मतलब एग्रीगेटर्स, अपने टर्नओवर का 1 या 2% योगदान देंगी। ये सिर्फ एक नियम का बदलाव नहीं है, ये एक वैचारिक छलांग है जो भारत की वर्कफोर्स की बदलती हकीकत को स्वीकार कर रही है। ये तो वाकई एक बहुत बड़ा कदम है। लेकिन मैंने सुना है कि इसी कोड की वजह से लोगों की टेक होम सैलरी कम हो सकती है। ये कैसे काम करता है? ज्यादा सुरक्षा का मतलब हाथ में कम पैसा? हाँ, ये एक जटिल लेकिन बहुत जरूरी मुद्दा है। देखिए, नए कोड में वेतन की परिभाषा को मानकीकृत किया गया है। इसमें कहा गया है कि आपके कुल वेतन का कम से कम 50% हिस्सा आपकी बेसिक सैलरी होनी चाहिए। बाकी 50% भत्तों में हो सकता है। ठीक है। अब होता यह है कि आपका प्रोविडेंट फंड यानी ईपीएफ और ग्रेच्युटी आपकी बेसिक सैलरी पे कटता है। पहले कई कंपनियां बेसिक सैलरी बहुत कम दिखाकर और भत्ते बहुत ज्यादा दिखाकर अपना पीएफ कंट्रीब्यूशन बचा लेती थी। तो अब अगर बेसिक सैलरी बढ़ेगी तो पीएफ में कटने वाला पैसा भी बढ़ेगा, मतलब मेरे भविष्य के लिए ज्यादा बचत होगी, लेकिन इस महीने मेरे बैंक अकाउंट में सैलरी थोड़ी कम आएगी। बिल्कुल सही। ये एक क्लासिक आज की खुशी वर्सेस कल की सुरक्षा वाली बहस है। महीने के आखिर में हाथ में 2000 रुपए कम आना शायद चुभ सकता है, लेकिन 30 साल बाद जब वही पैसा ब्याज के साथ जुड़कर एक बड़ी रकम के तौर पर या पेंशन बनकर मिलता है, तो उसका महत्व समझ आता है। सरकार इसी संतुलन को साधने की कोशिश कर रही है। ये सब तो ठीक है, लेकिन काम करने की जगह ही अगर सुरक्षित ना हो तो इन सब अधिकारों का क्या मतलब? मुझे लगता है चौथा और आखिरी कोड, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड, OSHWC, इन सब की नींव रखता है। इसमें क्या नया है? इसका मुख्य उद्देश्य है कि हर तरह के कार्यस्थल पर सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की स्थितियों के लिए एक समान मानक हों। पहले अलग अलग उद्योगों के लिए अलग अलग कानून थे। फैक्ट्री के लिए अलग, बंदरगाह के लिए अलग, खदान के लिए अलग। बहुत बिखरा हुआ था सब। हाँ, अब सबको एक ही कोड के तहत लाया गया है। इसमें काम के घंटे क्या होंगे, ओवरटाइम का पैसा कैसे मिलेगा, साल में कितनी छुट्टियां मिलेंगी और कर्मचारियों की नियमित स्वास्थ्य जांच जैसे नियम शामिल हैं। इसमें कुछ ऐसा है जो आम ऑफिस जाने वाले कर्मचारी के लिए खास हो, या ये मुख्य रूप से खतरनाक उद्योगों के लिए है? नहीं, इसका दायरा बहुत बड़ा है। उदाहरण के लिए इसमें पहली बार हर कर्मचारी को नियुक्ति पत्र यानी अपॉइंटमेंट लेटर देना अनिवार्य किया गया है। ये तो बहुत बेसिक चीज लगती है। लेकिन इससे लाखों लोगों को फायदा होगा जिनकी नौकरी की शर्तें सिर्फ जुबानी होती थीं। इसके अलावा महिला कर्मचारियों की सुरक्षा पर भी ध्यान दिया गया है। अब अगर वे रात की पाली में काम करती हैं तो उनकी सहमति लेना और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना नियोक्ता की जिम्मेदारी होगी। तो हमने चारों कोड्स को समझ लिया: वेतन, नौकरी की शर्तें, सामाजिक सुरक्षा और कार्यस्थल की सुरक्षा।
अगर हम इन सब का सार निकालें तो तस्वीर ये बनती है कि एक तरफ कामगारों का दायरा बढ़ाकर उन्हें अधिकार दिए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कंपनियों को कुछ मामलों में ज्यादा लचीलापन दिया जा रहा है। निश्चित रूप से। और इन सब के पीछे एक और बड़ा मकसद है प्रशासनिक सरलता। आप सोचिए, पहले जहां नियोजकताओं को 29 अलग-अलग कानूनों के जाल में उलझना पड़ता था, हर कानून के लिए अलग रजिस्टर, अलग रिटर्न। बिल्कुल, अब सिर्फ 4 कोड हैं। सरकार की कोशिश एक पंजीकरण, एक लाइसेंस, एक रिटर्न के मॉडल को लागू करने की है। इससे कंपनियों के लिए नियमों का पालन करना आसान होगा और उम्मीद है कि इससे भ्रष्टाचार भी कम होगा। ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ ईज ऑफ लेबर कंप्लायंस को भी बढ़ावा देता है। सही कहा। ये तो सब कागज पर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असली परीक्षा तो जमीन पर होगी। इन सब अच्छी बातों को लागू करने में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? सबसे बड़ी और असल चुनौती इनका कार्यान्वयन यानी इम्प्लीमेंटेशन ही है। देखिए, श्रम संविधान में एक समवर्ती सूची का विषय है, जिसका मतलब है कि केंद्र और राज्य दोनों इस पर कानून बना सकते हैं। केंद्र ने तो ये 4 कोड बना दिए, लेकिन इन्हें अपने अपने राज्यों में लागू करने के लिए नियम बनाने का काम राज्य सरकारों का है। और यहीं पर असली पेंच फंस सकता है। हर राज्य अपनी राजनीतिक और औद्योगिक जरूरतों के हिसाब से नियमों में थोड़ा बहुत बदलाव कर सकता है। तो मतलब हो सकता है कि एक ही कोड उत्तर प्रदेश में अलग तरीके से लागू हो और तमिलनाडु में अलग। हाँ, कुछ हद तक ये संभव है। और दूसरी बड़ी चुनौती है एनफोर्समेंट मशीनरी की। हमारे पास लेबर इंस्पेक्टरों की भारी कमी है। करोड़ों कार्यस्थलों पर जाकर ये जांचना कि नियमों का पालन हो रहा है या नहीं, ये अपने आप में एक पहाड़ जैसा काम है। सही बात है। कानून बनाना एक बात है, लेकिन ये सुनिश्चित करना कि उसका फायदा देश के आखिरी कामगार तक पहुंचे, ये सबसे बड़ी परीक्षा होगी। असली सफलता इसी पर निर्भर करेगी। तो कुल मिलाकर देखें तो ये स्पष्ट है कि ये नए लेबर कोड्स भारत के श्रम क्षेत्र में एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक मोड़ हैं। इनका लक्ष्य दोहरा है। एक तरफ कामगारों को अधिकार और सामाजिक सुरक्षा का एक सार्वभौमिक कवच देना, और दूसरी तरफ उद्योगों के लिए नियमों के जंजाल को साफ करके व्यापार को सुगम बनाना। सही कहा। अगर इनका सही तरीके से और सही भावना के साथ क्रियान्वयन हुआ, तो ये भारत की वर्कफोर्स को औपचारिक बनाने में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। ये करोड़ों लोगों को अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में लाएगा, जहां उनके अधिकार सुरक्षित होंगे। लेकिन जैसा कि किसी भी इतने बड़े सुधार के साथ होता है, इसके असली प्रभाव, हाँ, इसके फायदे और अनचाहे नतीजे, ये सब सामने आने में वक्त लगेगा। ये इस बात पर निर्भर करेगा कि सरकारें, नियोक्ता और यूनियनें सभी पक्ष मिलकर इसे जमीन पर कैसे उतारते हैं। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। ये कानून आज की बदलती अर्थव्यवस्था में कामगारों की सुरक्षा और व्यापार की सुगमता के बीच एक बहुत मुश्किल संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यह सब देखकर मेरे मन में एक सवाल उठता है। गिग इकोनॉमी, ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस दौर में नौकरी की सुरक्षा का असली मतलब क्या है? क्या इसका मतलब एक ही कंपनी में 30 साल तक टिके रहना है, जैसा हमारे माता पिता के दौर में होता था? या फिर इसका मतलब है कि आपके पास वो स्किल्स और वो सामाजिक सुरक्षा का जाल हो जो आपको एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट, एक कंपनी से दूसरी कंपनी में आसानी से जाने की हिम्मत दे? और क्या कोई एक कानून इसे हर तरह के कामगार के लिए प्रभावी ढंग से परिभाषित कर सकता है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।